आज से 6-7 साल पहले जब पहली बार तुम्हारा फोन आया था, तब भी मैं नहीं समझ पाया था कि तुम खेल खेलने में इतनी परवीन होंगी, या खेल खेलना तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा। मैं अपनी बात बताऊं तो वॉलीबॉल छोड़कर और कोई खेल मुझे कभी नहीं आया। यहाँ तक कि बचपन में गुल्ली डंडा, आइस पाइस या चोर सिपाही में मैं बहुत फिसड्डी माना जाता था। फिर अन्य खेलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। कुश्ती, क्रिकेट, हॉकी, कूद, अखाड़ा आदि। वॉलीबॉल भी सिर्फ 3 साल स्कूल के दिनों में, छठी, सातवीं और आठवीं में था, देवी पाटन जूनियर हाई स्कूल में। उन दिनों स्कूल में नई नई अंतर क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था, और पता नहीं कैसे मुझे स्कूल की टीम के लिए चुन लिया गया, और उस टीम में मैं 3 साल रहा। आगे चलकर पत्रकारिता में खेलों का अपना शौक मैंने खूब निकाला। मेरा ख्याल है कि खेलों पर मैंने जितने लेख लिखे उतने किसी और विषय पर नहीं। तकरीबन सारे ही खेलों पर मेरी कलम चली। ऐसी चली कि पाठकों के साथ अखबारों के लोग भी मुझे कोई ऑलराउंडर खेल विशेषज्ञ समझते थे। पर तुम तो मुझसे भी बड़ी खेल विशेषज्ञ निकली। तुम्हें रिश्तों का खेल खेलने में महारत हासिल है। 6-7 साल पहले जब पहली बार तुमने मुझे फोन किया था, तो मैं किसी कन्या की आवाज सुनकर अतिरिक्त सावधान हो गया था। हेलो सर, मेरा नाम दिव्या है, दिव्या शाह, अहमदाबाद से बोल रही हूँ। आपका लिखा हुआ हमेशा पढ़ती रहती हूँ। जी दिव्या जी, नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी सर, सेवा वेवा कुछ नहीं, मैं आपकी फ़ैन हूँ। मैंने फेसबुक से आपका नंबर निकाला, मेरा मन हुआ कि आपसे बात की जाए। थैंक यू जी। आप क्या करती हैं दिव्या जी? सर मैं कुछ नहीं करती, नौकरी खोज रही हूँ। वैसे मैंने एमए किया है समाजशास्त्र में। मेरी रुचि साहित्य में है। दिव्या जी बहुत अच्छा लगा, हम लोग बात करते रहेंगे। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ की गर्मजोशी, तुम्हारी बात करने की शैली बहुत अच्छी लगी। पर मैं लड़कियों महिलाओं के मामले में थोड़ा संकोची हूँ, डरपोक भी कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि मुझे थोड़ा डर भी लगा रहता है कि क्या मालूम कब कौन मेरी लोकप्रियता से जलकर स्टिंग ऑपरेशन पड़ने उतर आए। इसलिए एक सीमा के बाद मैं लड़कियों व महिलाओं से थोड़ी दूरी बनाकर चलता हूँ। पर तुम्हारी आवाज़ की आत्मीयता से मेरे सारे सिद्धांत ढह गए। दूरी बनाकर चलने की सोच पर ताला पड़ गया। उस दिन के बाद तुमसे अक्सर फोन पर बातें होने लगी, दुनिया जहान की बातें, साहित्य और समाज की बातें। उसी दौरान तुमने अपने नाना के बारे में बताया था। तुम्हारे नाना जी द्वारका में कोई बहुत बड़े महंत थे। तुम्हारा उनसे इमोशनल लगाव था। तुम्हारी बातें मेरे लिए मदहोश होती। उम्र में खासा अंतर होने के बावजूद मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगा था। यह आत्मिक आकर्षण था, दोस्ती का आकर्षण। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में मिश्री सरीखी घुलती। तुम बोलती तो मानो दिल में घंटियां बज रही हैं। तुम्हारी हंसी संगमरमर पर बारिश की बूंदों के माध्यम से बजती जलतरंग सरीखी होती। उसके बाद जब मैं पहली बार अपने गृह नगर गांधीनगर गया, तो अहमदाबाद स्टेशन पर मेरी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई। स्टेशन के सामने का ऑटो स्टैंड हमारी पहली मुलाकात का मीटिंग पॉइंट बना। उसी के पास स्थित चाय की एक टपरी पर हमने चाय पी, बहुत रद्दी चाय, पर तुम्हारे साथ की वजह से खुशनुमा लग रही थी। वैसे मैं बहुत थका हुआ था, दिल्ली से अहमदाबाद तक के सफर की थकान थी, पर तुमसे मिलने के बाद सारी थकान उतर गई। मैं तरोताजा हो गया। मैंने जैसा सोचा समझा था, तुम बिल्कुल वैसी ही थी, एकदम सीधी साधी, प्यारी गुड़िया सरीखी, जैसे मेरे अपने घर की।
एकदम मन के करीब की लड़की, मासूम सा ड्रेस सेंस, उससे भी मासूम हाव भाव, किशमिशी रंग का सूट, मैजिक छोटा सा पर्स, खूबसूरत डिजाइन की चप्पलें, ऊपर से भीने सेंट की फुहार, सचमुच दिलकश। मैं एक टक तुम्हें देखता रह गया। आमने सामने की मुलाकात में तुम बहुत संकोची और खुददार महसूस हुई। कुछ महीने बाद हुई दूसरी मुलाकात में तुमने बहुत संकोच से कहा कि सर, मेरे लिए यहीं अहमदाबाद में किसी नौकरी का इंतजाम करवाइए। मैंने बोल तो जरूर दिया, पर मैं सोचता रहा कि इतनी कम उम्र में तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी घरेलू स्थिति क्या है? इस तरह कौन माँ अपनी कम उम्र की बेटियों को नौकरी करने शहर भेज सकती है? कई सवाल मेरे मन में आते रहे। मैं तुमसे उनका जवाब नहीं मांग पाया। सवाल सवाल होते हैं और जवाब जवाब। जब सवाल पसंद आने वाले न हो तो कौन उनका जवाब देना चाहेगा? वैसे मैंने हाल में तुमसे कई सवाल पूछे, पर मुझे एक का भी उत्तर नहीं मिला। आज 20 अगस्त को जब मुझे तुम्हारा सारा खेल समझ में आया है, तो फिर कटु सवाल करके क्यों तुम्हें परेशान करूं? मेरे मन में तुम्हारी छवि आज भी एक ज़हीन, संवेदनशील, बुद्धिमान लड़की की है। ये छवि तब बनी जब पहली बार तुमसे बात हुई थी। फिर हमारे बीच लगातार बातों से इस छवि में इजाफा हुआ। जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो वह छवि मजबूत हो गई। हालांकि तुम्हारे लिए चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। कोशिश मैंने बहुत की, पर सफलता नहीं मिली। दूसरी पारी में मैंने अपनी असफलता को जब सफलता में बदलने का फैसला किया, तो मुझे तुम्हारी तरफ से सहयोग नहीं मिला। बस मैं यही चाहता था कि तुम्हारे प्यार को न समझ पाने की जो गलती मुझसे हुई थी, उसका प्रायश्चित यही है कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी को ढर्रे पर लाऊं। इसमें जो तुम्हारा साथ चाहिए वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। बहरहाल 25 जुलाई को तुम फिर से मेरी जिंदगी में एक नए रूप में आ गई। अचानक, धड़धड़ाते हुए, तेजी से, सुपरसोनिक स्पीड से। ये दूसरी पारी बहुत हंगामा खेज रही। इसने मेरी दुनिया बदल कर रख दी। मैं ठहरा भावुक इंसान, तुमने मेरी भावनाओं की नजाकत पकड़ी और मेरे दिल में प्रवेश कर गई। मेरे जीवन में इंद्रधनुष के सभी रंग भरने लगे। मेरे ऊपर तुम्हारा नशा, तुम्हारा जादू छाने लगा। मेरी संवेदनाएं जो कहीं दबी पड़ी थी, उन्हें तुमने हवा दी और मेरी जिंदगी फूलों सरीखी हो गई। दुनिया जहान की कस्में वादों की एक नई दुनिया खुल गई। हमारे तुम्हारे बीच की भौतिक दूरी का कोई मतलब नहीं रहा। बातों का आकाश मोहब्बत के बादलों से गुलजार होने लगा। तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है और तुम्हें सुर और ताल की समझ भी है। जब तुम कोई गीत, कोई गज़ल, कोई नगमा, कोई नज़म अपनी प्यारी आवाज़ में गाती, तो मैं सब कुछ भूल जाता। रात और दिन का अंतर मिट गया। रानी, जानू, राजा, सोना, बाबू सरीखे शब्द फुसफुसाहटों की मदाती जमीन पर कानों में उतरकर मिस्री घोलने लगे। उम्र का बंधन टूट गया। मैं उत्साह के 7वें आसमान पर सवार होकर तुम्हारी हर बात मानने लगा। तुम जो कहती उसे पूरा करने लगा। मेरी दिनचर्या बदल गई। मैं सपनों के रंगीन संसार में गोते लगाने लगा। क्या कभी सपने भी सच्चे होते हैं? मेरा मानना है कि नहीं। ज्यादा तेजी किसी काम की नहीं होती। 25 जुलाई को शुरू हुई प्रेम कथा 20 अगस्त को अचानक रुक गई। मेरे सपने टूटने लगे, पर मैंने सहनशीलता का दामन नहीं छोड़ा। मैं गंभीर हो गया था। मैं तो कोई खेल नहीं खेल रहा था, इसलिए मेरा व्यवहार पहले जैसा ही रहा। पर तुम्हारा प्रेम उपेक्षा में बदल गया। कोमल भावनाएं औपचारिक हो गई। मेरे फोन की तुम उपेक्षा करने लगी। अपना फोन दिन दिन भर, रात भर बंद करने लगी। बातों में भी बोरियत झलकने लगी। तुम्हारा व्यवहार किसी खेल की ओर इशारा करने लगा।
इस उपेक्षा से मेरे अंदर जैसे कोई शीशा सा चटक गया, बिखर गया हो और आवाज भी ना हुई हो। मैं टूटे तार सा झुक गया। लगा जैसे शरीर की सारी ताकत निचुड़ गई है। मैं विद्रोही सा हो गया हूं। डॉक्टर सुधाकर मिश्र की एक कविता याद आ गई। इतना दर्द भरा है दिल में, सागर की सीमा घट जाए। जल का हृदय जलज बनकर जब खुशियों में खिलखिल उठता है, मिलने की अभिलाषा लेकर भंवरे का दिल हिल उठता है। सागर की छूने शशधर की किरणें भाग भाग आती हैं झूम झूम कर, चूम चूम कर। पता नहीं क्या क्या गाती हैं। तुम भी एक गीत यदि गा दो, आधी व्यथा मेरी घट जाए। पर तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि मेरी व्यथा कटने वाली नहीं है। अभी जैसा तुम्हारा बर्ताव है उससे लगता है कि नहीं कटेगी। ये मेरे लिए पीड़ादायक है कि मेरा सच्चा प्यार खेल का शिकार बन गया है। मैं तुम्हारी मासूमियत को प्यार करता हूँ दिव्या, पर इस प्यार को किसी खेल का शिकार बनने नहीं दे सकता। लिहाजा मैं वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरा मन तुम्हारे पास बार बार लौटना चाहेगा, पर मैं अपने दिल को समझा लूंगा। और हाँ, जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे बेझिझक पुकारना। मैं चला आऊँगा। तुम्हारे संपर्क का तकरीबन 1 महीना मुझे हमेशा याद रहेगा। अपना ख्याल रखना। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।